Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start a remaining part of the chapter, that is light. In the previous class we had discussed about the refraction. What is the refraction? When the light goes from one medium to another medium, it is known as refraction. ठीक है, सो रिफ्रैक्शन हमने किस में देखा था? हमने देखा था एयर टू वाटर में. एयर टू वाटर में जब जाएगी, यानी कि एयर कैसा मीडियम था? रेयर मीडियम था. वाटर कैसा मीडियम था? डेंस मीडियम था. और हम रेयर मीडियम किसको बोलते हैं? जिसमें स्पीड, लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, उसको हम रेयर मीडियम बोलते हैं. एंड जिसमें लाइट की स्पीड कम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेंस मीडियम बोलते हैं. ठीक है, सो एयर में लाइट की वेलोसिटी कैसी थी? ज़्यादा थी. सो एयर कैसी होगी? रेयर मीडियम होगी. और जो वाटर था वो डेंस मीडियम क्यों बोला? क्योंकि उसमें वेलोसिटी लाइट की कम हो गई थी, डिक्रीज हो गई थी, इसलिए हमने वाटर को डेंस मीडियम बोल दिया. अब जब लाइट रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम में जाएगी, देन उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी. वेलोसिटी डिक्रीज होगी, देन वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी. ठीक है, जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है, देन द लाइट बिकम्स, जो लाइट है वो बेंड हो जाती है किसके? नॉर्मल के. सो जो लाइट है जब डेंस टू रेयर मीडियम में जाएगी, देन जो लाइट है वो नॉर्मल से अवे हट जाएगी. ठीक है, सो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब. अब पहले हमने किसके बारे में देखा था? एयर एंड वाटर में. अब हम किस में देखेंगे? एयर टू ग्लास स्लैब. ठीक है, अब मुझे बताओ ग्लास स्लैब कैसा मीडियम होगा? रेयर मीडियम होगा या फिर डेंस मीडियम होगा? डेंस मीडियम होगा. क्यों होगा? क्योंकि उसमें लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? डेंस मीडियम कहेंगे. एंड जो एयर है उसको हम क्या कहेंगे? उसको तो हम रेयर मीडियम बोलेंगे, क्योंकि उसमें लाइट की जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है. सो जब, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, सबसे पहले इसको समझना है. यहाँ से जब लाइट, ये आपका क्या है? ग्लास स्लैब है. ठीक है, ये रेयर मीडियम है, ये डेंस मीडियम है. अगेन जब लाइट इससे बाहर निकलेगी, ग्लास स्लैब से बाहर निकलेगी, देन वो कहाँ से कहाँ जाएगी? डेंस टू रेयर मीडियम जाएगी. पहले अंदर आएगी, पहले ग्लास स्लैब के अंदर आएगी, देन वो रेयर टू डेंस मीडियम जाएगी. जब वो ग्लास के बाहर निकलेगी, देन वो डेंस टू रेयर मीडियम को फॉलो करेगी. इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना है. एक्सपेरिमेंट क्या करना है? एक कार्डबोर्ड लेना है, कार्डबोर्ड के ऊपर एक ग्लास स्लैब रखनी है. इस तरह की ग्लास स्लैब होती है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, उसको रखना है. उसको रखने के बाद आप इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लो. इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लो. लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर एक ऑल पिन लगानी है, यहाँ पर एक ऑल पिन लगानी है, इन दोनों जगहों पर ऑल पिन्स लगानी है. ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ से इसको देखो. यहाँ से जब आप इसको देखोगे, देन जहाँ से आपको दिख रही है वहाँ पर एक और ऑल पिन लगा लो. वहाँ पर एक और ऑल पिन लगा लो. अब ग्लास स्लैब को हटाओ. ग्लास स्लैब को हटाओगे, देन आपको दिखेगा कि जब हमें जो दिख रही थी, यहाँ से आपने देखा था, यहाँ से आपको थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखी. उन लाइन को जब मिलाओगे, कुछ इस तरह की लाइन बनेगी. ये जो मैंने डार्क ब्लैक से बना रखी है ना, इस तरह के फिगर बनेगा. तो यानी कि इसका आपको क्या समझ में आया? इसका मतलब आपको क्या समझ में आया? यानी कि जब लाइट है वो रेयर से डेंस मीडियम में जा रही है, देन वो नॉर्मल से क्या हो जाएगी? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी. ठीक है, जानी तो इस तरह से सीधी चाहिए थी. ये देखो, ये वाली जो लाइन बना रखी है ना, जानी तो इस तरह से चाहिए थी, बट कैसी गई? ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई. अब नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, यहाँ पे फिर से हमने नॉर्मल लगा रखा है. ठीक है, यहाँ पर अब ये इसके लिए डेंस मीडियम है, डेंस टू रेयर मीडियम जाती है, देन वो नॉर्मल से अवे हटती है. तो अब ये क्या हो गई? इस तरह से हट गई, इस तरह से हट गई. तो यानी कि इसका मतलब हमें पता चल गया कि व्हेन द लाइट passes from rare to dense medium, then it bend toward the normal. When the light goes from dense to rare medium, then it away from the normal.
ये बात हमें समझ में आ गई। कैसे समझ में आई? हमने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। हमने एक कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड के ऊपर शीट रखी वाइट कलर की, उसके ऊपर ग्लास स्लैब रखी बिल्कुल सेंटर में, और ग्लास स्लैब रखने के बाद हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिए। यहाँ दोनों तरफ हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिए। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद इससे हमने एक लाइन ड्रॉ करी और इस लाइन पर हमने 2 ऑल पिन लगा दी। और जब हमने इन दोनों ऑल पिन को यहाँ से देखा तो हमें ये ऊपर उठे हुए दिखाई दे रहे थे, नीचे ऊपर उठे हुए दिखाई दे रहे थे। क्यों उठे हुए दिखाई दे रहे थे? क्योंकि जब लाइट रेयर टू डेंस जाती है देन वो नॉर्मल की तरफ बेंट होती है, डेंस टू रेयर जाती है देन ये नॉर्मल से अवे हटती है। ये बात क्लियर हो गई? सो यही था आपका रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। इसमें हमने 2 केस पढ़ लिए, रेयर टू डेंस पढ़ लिया, डेंस टू रेयर पढ़ लिया। अब देखो कोई अगर इंसिडेंट रे आ रही है, वो यहाँ से डायरेक्ट सीधी निकल गई, ठीक है, इसका कुछ ज़्यादा रोल नहीं है, मेन आपको ये समझना है। वो ये बोल रहे हैं कि अगर आप नॉर्मल इस तरह से नॉर्मल के रिस्पेक्ट में डालोगे, अभी तो आपने क्या किया है, टेढ़ी लाइन डाली है, इस तरह से टेढ़ी लाइन लगाई है। इंसिडेंट जो रे है आपकी इस तरह से टेढ़ी है, कुछ एंगल है उसका नॉर्मल से, कितना एंगल है, आई एंगल है। लेकिन इसमें जो आपने इंसिडेंट रे फॉल कराई है वो कितना है, 90 डिग्री है, यानी कि ये भी यही नॉर्मल होगा और यही क्या होगी, इंसिडेंट रे होगी। और जब आप इसको पास कराओगे देन वो वापस इसी तरह से निकल जाएगी, ठीक है। तो ये किसका केस था, ये था जब जो लाइट है वो 90 डिग्री से फॉल हो रही है। और ये वाला जो केस है ये है जब लाइट 90 डिग्री से ज़्यादा या 90 डिग्री से कम फॉल हो रही है, बट नॉर्मल 90 डिग्री फॉल नहीं हो रही, ठीक है। ये आपका हो गया रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। अब इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जब हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े थे देन मैंने आपको बताया था साइन आई अपॉन में साइन आर, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, म्यू के और एन के। और इसको हमने क्या बोला था, स्नेल्स लॉ बोला था। यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसमें ये जो अपनों ने म्यू लिखा है ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। So the ratio of sin I and sin R denotes the change in velocity of light। मतलब क्या है, हमने sin I अपॉन में sin R लिखा, उसको किसके इक्वल लिख दिया, म्यू के इक्वल लिख दिया। और म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल हो जाएगा, sin I अपॉन में sin R। और हमने इसको और किससे लिखा था, चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी इन वन मीडियम एंड वेलोसिटी इन अदर मीडियम। जैसे हम रेयर टू डेंस की बात कर रहे हैं, सो वेलोसिटी रेयर मीडियम की अपॉन में वेलोसिटी इन डेंस मीडियम, इस तरह से आएगा। रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन 2 डिफरेंट मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 2 डिफरेंट मीडियम की जब हम वेलोसिटी को कंपेयर करते हैं देन उसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। सो इट इज़ अ यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी। यूनिटलेस क्यों बोला, देखो आप वेलोसिटी लिखोगे v1 अपॉन में v2, इसकी यूनिट भी क्या आएगी, मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट भी क्या आएगी, मीटर पर सेकेंड, दोनों कट हो जाएंगे तो क्या आ गई, यूनिटलेस क्वांटिटी आ गई। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। नेक्स्ट आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, जैसे हमने यहाँ वैक्यूम ले लिया और इधर एयर ले ली, यहाँ वैक्यूम ले लिया, यहाँ वाटर ले लिया, यहाँ वैक्यूम ले लिया, यहाँ ग्लास ले लिया, इस तरह से अगर हम वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो उसको हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वैक्यूम एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट in any other medium is known as absolute refractive index। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू सी, किससे किसको डिनोट करता है, वैक्यूम लाइट को, लाइट ऑफ वैक्यूम, सॉरी स्पीड ऑफ वैक्यूम, ठीक है। वीएम किसको करेगा, वेलोसिटी ऑफ मीडियम, यहाँ एम लिखा हुआ है ना, एम का मतलब है मीडियम, वी का मतलब है वेलोसिटी इन एनी अदर मीडियम एक्सेप्ट वैक्यूम, और सी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी इन वैक्यूम, या हम बोल दे स्पीड इन वैक्यूम, ठीक है। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रेशियो ऑफ 2 डिफरेंट मीडियम, वेलोसिटी ऑफ 2 डिफरेंट मीडियम, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ 2 डिफरेंट मीडियम।
इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या हम बोलते हैं रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, यानी कि इसमें हम वैक्यूम के रिस्पेक्ट की बात करेंगे, इसमें हम दोनों दूसरे मीडियम की बात करेंगे, मतलब कि वैक्यूम को छोड़ के किसी और मीडियम की बात करेंगे। अब आता है रिलेटिव रिफ्रैक्शन। रिलेटिव रिफ्लेक्शन क्या होता है? रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू डिफरेंट मीडियम इज नोन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, इसी को हम क्या बोल रहे थे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे थे, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे हैं। सो जो रिलेटिव रिफ्रैक्शन है वो किसके इक्वल हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन है वही रिलेटिव रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन है। एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? μ12। क्या लिखा हुआ है? μ12। μ12 का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, ये मतलब है μ12 का। सो μ12 किसके इक्वल हो जाएगा? μ1 अपॉन में μ2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं? अगर हमें वन मीडियम का निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम निकालेंगे। तो μ1 को हम क्या लिख सकते हैं? C अपॉन में V1, जो भी मीडियम होगा। μ2 कैसे लिखेंगे? C अपॉन में V2। दोनों को डिवाइड करेंगे क्योंकि ये भी डिवाइड में है, तो μ1 बाय μ2 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? V2 बाय V1। सो μ12 किसके इक्वल आ गया? V2 बाय V1। सिमिलरली हम किसके लिए निकाल सकते हैं? μ2 बाय μ1। μ2 बाय μ1 का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। कैसे लिखेंगे? μ2 बाय μ1, फिर इसको कैसे लिखेंगे? C बाय V2 अपॉन में C बाय V1। कट करेंगे, क्या बन जाएगा? V1 बाय V2। ठीक है, अब ये मैंने कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रखा है यहाँ पे। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, एयर का ज़्यादा नहीं होता, वैक्यूम से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, एयर का होता है 1.003, वाटर का होता है 1.33, केरोसिन का 1.44, ग्लास का 1.50, ग्लिसरीन का 1.547, कार्बन डाइसल्फाइड का 1.64 एंड डायमंड का 2.42। सबसे ज़्यादा किसका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? डायमंड का। और सबसे कम किसका होता है वैक्यूम को छोड़ के? एयर का। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू मैंने यहाँ क्यों लगाई है? क्योंकि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज़्यादा डेंस मीडियम होगा, यानी कि इस म्यू की वैल्यू जितनी ज़्यादा आएगी उतना ही ज़्यादा वो मीडियम डेंस होगा। तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? डायमंड का है। तो सबसे ज़्यादा डेंस मीडियम कौन सा होगा? डायमंड होगा। और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है वैक्यूम को छोड़ के? एयर का है। सो रेयर मीडियम सबसे ज़्यादा कौन होगा? एयर होगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि डायमंड के बाद जो रिफ्रैक्टिव डेंस मीडियम आता है वो कौन होगा? कार्बन डाइसल्फाइड 1.64 है ना इसका, बाकी का देखो। उसके बाद ग्लास का आएगा अगर हम अरेंज करें तो, उसके बाद ग्लिसरीन का आएगा, उसके बाद केरोसिन का आएगा, फिर वाटर का आएगा, फिर एयर का आएगा। इस तरह से, यानी कि ये लिखा हुआ मैंने, इफ म्यू हाई देन इट इज़ अ डेंस मीडियम, इफ म्यू इज़ लो देन इट इज़ अ रेयर मीडियम। ठीक है, तो ये था आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास। वाटर का और ग्लास का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ग्लास का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो हम कैसे लिखेंगे? ग्लास का म्यू जी किसके रिस्पेक्ट में है? वाटर के। इस तरह से लिखेंगे म्यू जी डब्ल्यू, या इसको कैपिटल जी लिख लो की बात है। अब हम इसको कैसे लिखते थे? जैसे हमने ये लिखा है, तो सबसे पहले ऊपर क्या आएगा? म्यू जी, नीचे क्या आएगा? म्यू डब्ल्यू। अगर हमें वेलोसिटी दी होती तो हम डायरेक्ट क्या करते? वेलोसिटी पुट करते, लेकिन हमें यहाँ क्या दे दिया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही दे दिया 1.33 1.50, तो हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे? 1.33 एंड 1.50। ग्लास का कितना है? ग्लास का है 1.50 और वाटर का कितना है? 1.33। पुट करोगे आंसर आ जाएगा।
अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है 1.12, ठीक है। अब देखो अगर आपको दे दे कि इसकी वेलोसिटी, वाटर मीडियम की वेलोसिटी इतनी है, ग्लास मीडियम की वेलोसिटी इतनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया आपको, तो कैसे करोगे? इसको क्या लिख सकते हैं हम? C अपॉन में V ग्लास, इसको क्या लिख सकते हैं? C अपॉन में VW। ये C से C कट गया, क्या आंसर आएगा? VW बाई V ग्लास। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। यानी कि हम इसको वेलोसिटी के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के भी टर्म्स में निकाल सकते हैं। सो यही मैंने आपको समझाया है। और एक बात और ध्यान रखिए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो उतना ही डेंस मीडियम होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो उतना ही रेयर मीडियम होगा, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? हम अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं देन इट इज़ नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? रिलेटिव रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन ये होगी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, और इसकी डेफिनेशन भी यही है। सो यानी कि रिलेटिव रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गए, डेफिनेशन सेम हो गई। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इन दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो निकाल ले देन वो किसके इक्वल आएगा? रिलेटिव रिफ्रैक्शन के। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है? वेलोसिटी निकाल लें हम दोनों मीडियम की वेलोसिटी का रेशियो निकाल ले देन क्या आएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, कहाँ ये ऑब्जर्व होता है, ये हमें देखना है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि सनराइज होने से कुछ देर पहले ही आपको जो सन है वो दिखने लग जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? या फिर आपने सनसेट देखा हो तो सन जो है वो सेट हो चुका होता है फिर भी आपको वो दिखता रहता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एडवांस सनराइज, अगर वो पहले सनराइज होता है तो। और लेट सनसेट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिले सनसेट, ठीक है। एक्चुअल में वो होता तो अपने टाइम पर ही है बट हमें उस पोजीशन पे दिखता रहता है। वो कैसे दिखता है ये हमें देखना है। इसका रीज़न है रिफ्रैक्शन। क्या रीज़न है? रिफ्रैक्शन। देखो आपको पता है ये अर्थ है और अर्थ के सराउंडिंग में क्या है? एटमॉस्फेयर है, ये सबको पता है। अर्थ है, अर्थ के सराउंडिंग में क्या है? एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर? ये एक्चुअल इसकी क्या है? पोजीशन है सन की। ये हॉरिजन है आपका, हॉरिजन से अगर आपका सन यहाँ आ रहा है तो भी आपको नहीं दिखेगा, इधर आ रहा है तो भी नहीं दिखेगा, यहाँ है तो भी नहीं दिखेगा, बिल्कुल अगर यहाँ आ जाएगा तब आपको दिखना स्टार्ट होगा। लेकिन फिर भी ये यहाँ पर है और आपको ये यहाँ क्यों दिख रहा है? ये आपको देख, ये सन की एक्चुअल पोजीशन है और ये आपको मतलब सनराइज होने से पहले आपको दिख रहा है। यहाँ है, मैंने क्या बोला था? यहाँ होगा तो भी आपको नहीं दिखेगा, यहाँ होगा तो भी नहीं दिखेगा, यहाँ आएगा तो दिखेगा। लेकिन अभी मैं बोल रही हूँ कि यहाँ है फिर भी आपको दिख रहा है, तो ऐसा क्यों है? वो आपको एक्चुअल नहीं दिख रहा, एक्चुअल सन आपको नहीं दिख रहा। अभी आपको क्या दिख रही है? उसकी सिर्फ इमेज दिख रही है। एक्चुअल सन आपको नहीं दिख रहा, आपको क्या दिख रही है? उसकी इमेज दिख रही है। जब ये एक्चुअल सन यहाँ पहुँच जाएगा ना तब आपको एक्चुअल सन दिखेगा। इससे पहले तो आपको क्या दिख रही है? वर्चुअल इमेज दिख रही है इसकी, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस रहता है ना ये ज़्यादा नहीं रहता, 2 to 5 मिनट्स का डिफरेंस रहता है। वैसे ये सनसेट में है तो ये सनसेट यहाँ पे आ गया, मतलब ये जो सन है यहाँ पर आ गया सेट होकर, ठीक है। सनसेट हो गया, यहाँ इसकी क्या हो गई? एक्चुअल पोजीशन हो गई। अब देखो आपको अभी भी दिखे जा रहा है, ये अभी भी दिखे जा रहा है। जब ये यहाँ होगा तब भी आपको दिखेगा, यहाँ होगा तो आपको दिखना बंद हो जाएगा। लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि यहाँ है तो आपको अभी भी दिख रहा है, तो इसका रीजन क्या है? आपको एक्चुअल सन नहीं दिख रहा, आपको क्या दिख रहा है? अभी उसकी इमेज दिख रही है, वर्चुअल इमेज दिख रही है। तो ये ऐसा क्यों होता है? ये इमेज बन कैसे रही है, क्यों बन रही है? सो सन से सबको पता है लाइट आती है। जब ये लाइट रेज एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, ये हॉरिजन वाली लाइन है, जब ये सन की रेज एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो जो एटमॉस्फेयर होता है ना ये डेंस मीडियम होता है। कैसा मीडियम होता है? डेंस मीडियम होता है।
एटमॉस्फेयर डेंस मीडियम होता है, लेकिन स्टार्टिंग वाली जो लेयर होती है, सपोज करो यहाँ से रेज एंटर कर गई, तो स्टार्टिंग वाली जो लेयर्स है एटमॉस्फेयर की वो इतनी ज़्यादा डेंस नहीं है, लेकिन हम जैसे जैसे अर्थ के पास जाते जाते हैं ना, वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती जाती है। सो देखो मैंने क्या किया है, लाइट जब एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करेगी तब ये क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी। जब लाइट रेयर टू डेंस मीडियम में जाती है देन वो नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाती है। यही हमने पढ़ा था, इसमें भी ये होगा, ये रेयर मीडियम है, ये डेंस मीडियम है, लेकिन डेंस मीडियम कब आएगा, थोड़ा सा आगे जाकर आएगा। तो इसीलिए मैंने जस्ट यहाँ इस पॉइंट पर इसको बेंट नहीं करवाया। कहाँ बेंट करवाया है, थोड़ा सा अंदर जाने के बाद यहाँ जाकर मैंने इसको बेंट करवाया है। ये अंदर गई लाइट रेज, ठीक है, अब ये नॉर्मल की तरफ क्या हो गई, बेंट हो गई। इस तरह से ये बेंट हो गई, ठीक है। सेम यहीं पर है, यहाँ से सन की रेज जाएगी, अंदर जाएगी एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में जैसे ही ये एंटर करेगी वैसे ये बेंट हो जाएगी। एंटर करने की कुछ देर बाद बेंट होगी, जस्ट जाती है यहाँ से बेंट नहीं हो जाएगी, बिल्कुल थोड़ा सा अंदर जाके बेंट होगी। अब देखो यहाँ आपकी आइज है, यहाँ आपकी क्या है, आइज है। अब ये तो बेंट हो गई, बेंट होने के बाद हमें तो कैसे दिखेगी, हमें तो स्ट्रेट लाइन दिखती है लाइट, तो ये स्ट्रेट लाइन जस्ट इसके ऊपर जाएगी और हमारी आइज में जाकर पहुँचेगी और हमें सन यहाँ दिखेगा, ठीक है। अब वैसे ही ऐसे होता है, ये लाइट रेज इधर गई, बेंट हो गई, लेकिन हमें तो स्ट्रेट लाइन में दिखेगी, स्ट्रेट लाइन में दिखेगी, तो ये हमने यहाँ से स्ट्रेट लाइन इसकी ड्रॉ कर दी, यहाँ से बेंट हुई है, जहाँ से बेंट हो रही है उस पॉइंट से हमें स्ट्रेट करना है, बिल्कुल डॉटेड लाइन लगानी है। तो उस डॉटेड लाइन के जो रिस्पेक्ट में जो इमेज बन रही है वो हमें दिखेगी। तो ये होता है रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल कि क्यों हमें सनराइज़ और सनसेट पहले बाद, सनसेट जो है सनसेट होने के बाद भी हमें सन दिखता रहता है और सनराइज़ होने से पहले भी हमें दिखता रहता है। इसका रीज़न है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि जो सन की रेज है वो रेयर टू डेंस मीडियम में एंटर करती है, और जब रेयर टू डेंस मीडियम में वो एंटर करेगी देन इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, एंड जो हमें लाइट रेज दिखेगी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में दिखेगी, और स्ट्रेट लाइन में दिखने के कारण हमें उसकी वर्चुअल इमेज दिखेगी। सो यही मैंने यहाँ पर थ्योरी में लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका डिफरेंस कितना रहता है, नियरली 2 to 5 मिनट्स रहता है पूरा, ड्यू टू विच ऑब्जर्वर कैन सीन बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट, और ये जो डिफरेंस है 2 to 5 मिनट्स का रहता है। यहाँ मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर लिख रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर तो कैसा रीजन है, वैक्यूम रीजन है, और वैक्यूम रीजन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1 है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है एटमॉस्फेयर का है 1.003, तो यानी कि थोड़ा सा तो ज़्यादा है, थोड़ा सा तो ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आगे की तरफ जाएंगे थोड़ा बहुत रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस कारण से ये रेयर मीडियम की तरह एक्ट करेगा और ये वाला डेंस मीडियम की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जो नेक्स्ट एग्जांपल है, पेंसिल और स्ट्रो पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर एंड सीन स्पेंट। अब आप वाटर, एक कंटेनर लो, उसके अंदर वाटर फिल करो, और एक पेंसिल लो या मार्कर ले लो, उसको पानी में डिप करोगे ना, वाटर में डिप करोगे, देन क्या होगा, आपको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो ऐसा क्यों होता है, अगेन वही, ये रेयर मीडियम है, ये डेंस मीडियम है। अब इस पेंसिल की टिप से जब लाइट बाहर जाएगी यानी कि डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम जाएगी। इस पेंसिल, हमें तो पेंसिल की टिप देखनी है, पेंसिल की टिप देखने के लिए हमें अंदर देखना होगा, है ना, अंदर ही देखोगे। तो लाइट जो है वो इस टिप से रेयर मीडियम में जाएगी, यानी कि डेंस मीडियम से रेयर मीडियम जाएगी, और हमें पता है जब लाइट डेंस टू रेयर मीडियम जाते हैं देन जो लाइट है वो नॉर्मल से अवे हट जाती है। तो ये आपका नॉर्मल हो गया। यहाँ से देखो, इस तरह से लाइट गई और ये बेंट हो गई, अवे हो गई। यहाँ से ये लाइट गई और ये भी बेंट हो गई, ठीक है। हमने यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब देखो हमें तो कैसी दिखेगी, हमें तो स्ट्रेट दिखती है बिल्कुल लाइट। तो स्ट्रेट, इसके रिस्पेक्ट जहाँ से बेंट हुई है ना, वहाँ से स्ट्रेट बनाना स्टार्ट करो, और यहाँ से जब आप स्ट्रेट बनाओगे देन आपको यहाँ मीट करेगी दोनों रेज, और यहाँ पर आपको पेंसिल की टिप दिखेगी, इसीलिए आपको ऊपर उठी हुई दिखती है, बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन, बिकॉज द लाइट गोज फ्रॉम डेंस टू रेयर मीडियम, ठीक है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है कॉइन इन वाटर। अब आपको क्या करना है, कंटेनर लेना है, उसके बिल्कुल वॉल के पास ये जो कॉइन है ये रख देना है। अब आप इसको देखो, यहाँ बिल्कुल पास में ये आपका रखा हुआ है। अब यहाँ से आप देखो, आपको नहीं दिखेगा, यहाँ से आप देखो, आपको ट्रांसपेरेंट लेना है। यहाँ से ये आपके हाथ में ग्लास है, सपोज करो, ठीक है, ये ग्लास मान लो ग्लास है, तो इस ग्लास को इस तरह से देखने की कोशिश करो तो आपको ये कॉइन नहीं दिखेगा। लेकिन आपको क्या करना है, जैसे जैसे ये दूर जाता जाएगा, थोड़ा सा दूर लेके जाओ या किसी दूसरे पर्सन को बोल दो कि मेरे से ये दूर लेके जाए, तो वो जैसे जैसे दूर लेके जाएगा ना, आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन। अगेन यहाँ पर रिफ्लेक्शन का आएगा। कैसे हुआ देखो, पहले इसके अंदर कुछ भी नहीं था, जब वो दूर लेके जाएगा ना, उसके अंदर वाटर फिल करना है, कुछ भी नहीं था, देन इसमें से जो रेज है वो डायरेक्ट सीधी निकल जाएगी इसका, और हमारी आइस कहाँ है, यहाँ है, इस कारण से हमें दिखेगा नहीं। लेकिन जब हमने इसके अंदर वाटर फिल किया, वाटर फिल करने के बाद हम उसको दूर लेके गए तो हमें दिखना स्टार्ट हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वाटर कैसा मीडियम है, डेंस मीडियम है, और एयर कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम। लाइट कहाँ जाएगी, डेंस टू रेयर मीडियम में जाएगी, कॉइन से टकराकर रेयर मीडियम में जाएगी। तो देखो ये कॉइन है, और यहाँ से जब डेंस टू रेयर मीडियम में जाती है देन ये नॉर्मल से अवे होती है। देन ये जब ये यहाँ से इंसिडेंट इधर जाएगी, ये इस तरह से क्या हो जाएगी, अवे हट जाएगी, और अवे होने के कारण हमारी आइज़ में जाकर गिरेगी, मतलब कि पीछे हो गई, बेंट हो गई है, अवे हो गई, तो मुड़ गई लाइट। यहाँ तो कैसे जाती, सीधी जाती, लेकिन यहाँ आने पर लाइट जो है मुड़ गई, मुड़ने के कारण ही हमें दिखाई देती। लेकिन हमें कैसे दिखाई देगी, स्ट्रेट लाइन में दिखेगी, हमें मुड़ी हुई लाइट तो थोड़ी ना दिखेगी। तो क्या करना है, इसके जहाँ से बेंट हुई है वहाँ से आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है, और यहाँ आपको ये कॉइन की इमेज दिख जाएगी। इसलिए आपको जो कॉइन है वो ऊपर उठा हुआ दिखेगा। वाटर जब इसमें ऐड करोगे देन आपको कॉइन ऊपर उठा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो पहला हमने क्या किया, पहले हमने ये किया कि हमने कंटेनर लिया, उसके अंदर सीधा कॉइन डाल दिया, हमें दिखा नहीं। फिर हमने उसके अंदर वाटर ऐड किया, वाटर ऐड करने के बाद हमने देखा कि कॉइन ऊपर उठा हुआ दिख रहा है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लाइट बेंट हो गई, क्योंकि डेंस टू रेयर मीडियम में जा रही है। तो डेंस टू रेयर मीडियम में जाने पर वो नॉर्मल से अवे हटती है, तो जैसे वो नॉर्मल से अवे हटेगी तो वैसे हमारी आइज़ में आएगी, लेकिन हमारी आइज़ तो लाइट को स्ट्रेट लाइन में देखती है। तो यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की और यहाँ पर हमें उसकी कॉइन की इमेज दिख गई। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नाउ लेट्स मूव फर्दर। तो नेक्स्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोल रही हूँ मैं, रिफ्लेक्शन नहीं बोल रही। आपको लगेगा कि मैं गलत बोल रही हूँ, बट मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। क्या बोला मैंने, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हम इसको रिफ्लेक्शन क्यों बोल रहे हैं ये हमें सीखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, वही ये डेंस मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। अब हम इसमें लाइट डेंस टू रेयर मीडियम में फोल्ड करा रहे हैं, रेयर टू डेंस मीडियम में फोल्ड नहीं करवा रहे, ठीक है। कहाँ से कहाँ, डेंस टू रेयर मीडियम। अब जब लाइट है वो यहाँ आएगी, डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, देन वो क्या होगी, नॉर्मल से अवे होगी। देन यही मैंने किया है, और इस केस में एंगल आर है वो बड़ा है किससे, एंगल आई से। दिख रहा है सबको, ये रहा एंगल आर और ये रहा एंगल आई। आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। इस केस में देखो, अब आपने ये बात नोटिस की होगी, जैसे जैसे हम आई को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम आई को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आर भी बढ़ता जाएगा। कैसे बढ़ेगा, देखो अगर मैं इसको, ये वाला जो आई है इसको मैं इधर लेकर आऊँ तो ये और दूर जाएगी, ऐसे हो जाएगी। अगर मैं इधर लेकर आऊँ तो ये बिल्कुल इस तरह से हो जाएगी, बिल्कुल ये इस लाइन के पैरेलल आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी इस लाइन की। अगर मैं और ऐसे ले जाऊँ तो ये बिल्कुल इस तरह से बन जाएगा कुछ, देखो ये नॉर्मल है। अगर मैं इस तरह से ले जाऊँ तो ये अवे हटेगी नॉर्मल से, नॉर्मल इसका ये रहा, और ये इस तरह से हो जाएगी। ऐसे ही होगा ना। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे मैं आई को बढ़ा रही हूँ वैसे वैसे एंगल आर भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे मैं इंसिडेंट रे को किसी ज़्यादा एंगल से फोल्ड करवा रही हूँ तो वैसे वैसे जो रिफ्रैक्टिव एंगल है वो भी बढ़ रहा है, ठीक है। ये था मतलब। अब देखो, अब क्या करना है, इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, अब आपने आई बढ़ाया, यहाँ लेकर आए, फिर यहाँ लेकर आए, जब यहाँ लेकर आओगे तो बिल्कुल ये इस लाइन के पैरेलल आ जाएगा। तो ये केस सेकंड बना दिया मैंने। यहाँ पर जो एंगल आई होगा वो किसके इक्वल होगा, क्रिटिकल एंगल के, आई सी यानी कि क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि वो एंगल जहाँ पर एंगल आर किसके इक्वल हो जाए, 90 डिग्री के इक्वल हो जाए, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। देखो यहाँ पर ये नॉर्मल है, ये आपकी क्या है, सरफेस है जहाँ से रेयर और डेंस मीडियम डिवाइड हो रखे हैं, सेपरेट हो रखे हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो यानी कि वो एंगल जिस पर एंगल आर किसके इक्वल हो जाए, 90 डिग्री के इक्वल हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, लाइट हमेशा डेंस टू रेयर मीडियम में जानी चाहिए। अगर वो रेयर टू डेंस जा रही है देन कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। डेंस टू रेयर मीडियम में जाएगी तभी ये एप्लीकेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम एंगल आई बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे एंगल आर भी बढ़ेगा, और एक टाइम आएगा जब एंगल आई किसके इक्वल हो जाएगा, आई सी के इक्वल हो जाएगा, यानी कि क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाएगा, और जो एंगल आर होगा वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और जब आर 90 डिग्री के इक्वल हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट केस, अब जैसे जैसे और आप एंगल आई को बढ़ाते जाओगे, इसको आपने और बढ़ाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बढ़ाते गए, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये एंगल आर है वो एंगल आई के इक्वल हो जाएगा, यानी कि वो रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। रिफ्लेक्शन का लॉ क्या था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो यानी कि जैसे जैसे आपने एंगल आई बढ़ाया वैसे वैसे आर बढ़ रहा है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पर एंगल आई और एंगल आर दोनों इक्वल हो जाएंगे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। यानी कि पहले देखो क्या हुआ, पहले रिफ्रैक्शन हुआ, फिर बाद में फिर से रिफ्रैक्शन हुआ, थर्ड टाइम पे रिफ्लेक्शन हो गया, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसलिए हमने इसको रिफ्लेक्शन बोला, ठीक है। तो देखो ये यहाँ से इंसिडेंट लाइट आई, बहुत ज़्यादा एंगल है इसका, ये वापस रिफ्लेक्ट बैक हो गई, यानी कि वापस उसी डेंस मीडियम में चली गई। जानी तो रेयर मीडियम में चाहिए थी, लेकिन हमने जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हैं हम आई का वैसे वैसे आर भी बढ़ रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा आ गया जब एंगल आई इक्वल हो गया एंगल आर के, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये वापस डेंस मीडियम में चली गई, और इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी कि हम ये लिख सकते हैं, अब आई किसके इक्वल हो गया, ग्रेटर देन आई सी हो गया, यानी कि जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया। क्रिटिकल एंगल तो कब बोलते हैं हम, जब आर 90 डिग्री होता है। क्या यहाँ पर आर 90 डिग्री है, नहीं है, तो हम इस एंगल को क्रिटिकल एंगल नहीं बोलेंगे, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। ये बात समझ में आ गई। सो यहाँ देखो मैंने एक डेफिनेशन लिखी है क्रिटिकल एंगल की, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंस मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम बिकम्स 90 डिग्री। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो डेंस मीडियम में हो और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किस में हो, रेयर मीडियम में हो, और वो 90 डिग्री हो, तभी हम उसको क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ पर है, डेंस मीडियम में है, डेंस मीडियम है, और ना ही वो 90 डिग्री है, तो हम इसको क्रिटिकल एंगल नहीं कह सकते। हम क्या कहेंगे, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर है क्रिटिकल एंगल के, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब एक बात और सुनो, जो भी आप रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हो ना, इस केस में, ये केस आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा, जो स्टार्टिंग में जो आपने रिफ्लेक्शन स्टार्ट किया था तब भी यही वाला केस कराया था, एक अवे वाला कराया था, एक बेंट वाला कराया था। तो हर लाइट कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन को शो करती है, कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट करती है, कुछ पार्ट को रिफ्रैक्ट करती है। क्या बोला है मैंने, जो लाइट होती है वो कुछ पार्ट को तो रिफ्लेक्ट करती है, और कुछ पार्ट को रिफ्रैक्ट करती है, लेकिन उस टाइम पर रिफ्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है तो हमें ये रिफ्लेक्शन दिख नहीं पाता, और जिस टाइम पर रिफ्लेक्शन कम हो जाता है उस टाइम पर हमें रिफ्लेक्शन नहीं दिखता, सिर्फ क्या दिखता है, रिफ्लेक्शन दिखता है, ठीक है। तो इस केस में कुछ अमाउंट में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, रिफ्रैक्शन बोला। इस केस में भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, सम अमाउंट में रिफ्लेक्शन हो रहा है, बट हमें दिख नहीं रहा, इसलिए हमने इसको रिफ्लेक्शन बोल दिया। लेकिन इस केस में हमें रिफ्लेक्शन दिख रहा है, रिफ्रैक्शन तो हो रहा है
लेकिन साथ में रिफ्लेक्शन भी हमें दिख रहा है, इसलिए हमने इसको रिफ्लेक्शन बोल दिया और इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि जितने भी रिफ्लेक्शन हुए हैं वो सब किसके, वो सब क्या आए हैं, टोटल रिफ्लेक्शन आया, उसका लास्ट पॉइंट जो आया उसका रिफ्लेक्शन आया, इसलिए टोटल नाम दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल देखो। अगर हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लास की, किसकी, ट्रांसपेरेंट ग्लास के, बताओ क्या लाइट इसके अंदर से पास होगी? यस, बिल्कुल होगी, लाइट इसके अंदर से पास होगी। अब ये कैसा है, जब पास होगी तो ये रेयर मीडियम का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, डेंस मीडियम का काम करेगा, क्योंकि आपको पता है ग्लास कैसा होता है, डेंस मीडियम होता है। देन अब जब रेयर से डेंस मीडियम में जाएगा, देन जो लाइट होगी वो क्या होगी, यहाँ से लाइट आई, लाइट क्या होगी, नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ बेंट होगी, ये बेंट हो गई। ठीक है, बेंट हो गई। अब ये बाहर निकलेगी, हम लाइट पास करा रहे हैं, यहाँ हमारी टॉर्च है, यहाँ हमारी टॉर्च है, हम टॉर्च से लाइट दे रहे हैं किसी सर्टेन एंगल पर, कितने एंगल पर, एंगल आई पर, यहाँ से पास होगी। अब ये डेंस टू किस में जाएगी, रेयर मीडियम में जाएगी। देन जब डेंस टू रेयर मीडियम जाती है तो नॉर्मल से अवे हटती है। इस तरह से होगा कुछ, है ना, बताओ जल्दी से, इसी तरह से होगा। तो यानी कि हमने टॉर्च से लाइट पास करा दी तो हमें क्या मिला, रिफ्रैक्शन मिल गया। अब बताओ आपकी आईज यहाँ है, तो क्या आप इसको, इस ग्लास के पीछे कोई पर्सन खड़ा है, क्या आप उस पर्सन को देख पाते हो? यस, बिल्कुल देख पाते हो। यानी कि कुछ अमाउंट में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। देखो, एक तो आपकी क्या हो गई, लाइट पास हो गई, लाइट यहाँ से यहाँ पास हो गई, और जब लाइट पास हुई है तभी तो हम इस पर्सन को देख पा रहे हैं। यानी कि कुछ अमाउंट में लाइट आ रही है, इंसिडेंट हो रही है इस ग्लास पे और वापस हमारी आइज तक पहुँच रही है, इसी को तो हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लाइट किसी सरफेस से टकराए, हिट करे और वापस रिफ्लेक्ट हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं, जब वो वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाए देन उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यहाँ वन मीडियम से अनदर मीडियम जा रही है, देन इट इज़ अ रिफ्लेक्शन। और हमें पीछे खड़ा हुआ पर्सन भी दिख रहा है, यानी कि कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज पे भी पहुँच रही है। तो यानी कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों हो रहा है। यानी जो लाइट है हम ये कह सकते हैं वो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों शो करती है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, है ना, यही बात है। बात समझ में आ गई, अच्छे से समझ में आ गई होगी अब तो, क्योंकि एग्जाम्पल ही इतना अच्छा दिया है। ठीक है, सो ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन द लाइट रे। अब देखो ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है ना, इसमें एक भी वर्ड आपको मिस नहीं कर रहा है। ऑप्टिकल लिखा है तो आपको भी लिखना है ऑप्टिकल, अगर एक भी वर्ड मिस कर दिया देन आपकी पूरी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। व्हेन द लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम एन ऑप्टिकल डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम एट एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। किसको बोलेंगे, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो जाएगा क्रिटिकल एंगल के, then all the light rays come back in the dense medium like complete reflection। हमें कैसा लगेगा कि complete reflection हो रहा है, it is known as total internal reflection। ठीक है, एग्जाम्पल हमने ये दे ही दिया कि जो ग्लास है ट्रांसपेरेंट उसमें रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं लाइट जो है वो कुछ अमाउंट में रिफ्लेक्शन को भी शो करती है और कुछ अमाउंट में क्या शो करती है, रिफ्रैक्शन भी शो करती है। अब आप ट्रांसपेरेंट ग्लास मत लो, ट्रांसपेरेंट की जगह ट्रांसलूसेंट ग्लास ले लो। ट्रांसलूसेंट पता है ना कैसा होता है, मतलब कि जिसपे जो फ्रीजी ग्लास होता है, फ्रीजी ग्लास जिसपे बर्फ़ जमी होती है, वो एक तरह से किसका काम करता है, ट्रांसलूसेंट ग्लास का काम करता है। या फिर ये कह सकते हो पेपर लो, पेपर पे ऑयल के जो पैचेस लग जाते हैं, ऑयल के पैचेस लगने के बाद आपको उसके बिल्कुल आर पार दिखाई देता है, तो वो भी किस तरह का काम करेगा, ट्रांसलूसेंट का काम करेगा। तो उसमें से भी क्या आपको उसके पीछे खड़ा हुआ पर्सन दिखाई देता है, यस दिखाई देता है उसमें, लेकिन बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई देता, बिल्कुल हल्का हल्का दिखाई देगा आपको। तो यानी कि इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कुछ अमाउंट में लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ नहीं, बहुत स्मॉल अमाउंट में जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज तक पहुँच रही है, इसलिए हमें पीछे का कुछ पार्ट दिख रहा है, पूरा नहीं दिख रहा हमको। क्या दिख रहा है, कुछ पार्ट दिख रहा है। ठीक है, और रिफ्लेक्शन कैसे होगा, वो लाइट उस पेपर से होते हुए दूसरे मीडियम में जा रही है। पेपर को मैंने क्या बोला है, ग्लास की तरह बोला,
और वो रिफ्लेक्शन भी हो गया। यानी कि हमने 2 एग्जाम्पल से प्रूफ कर दिया, जो लाइट है वो रिफ्लेक्शन को भी शो करती है और रिफ्लेक्शन को भी शो करती है। जो ज़्यादा अमाउंट में हमें मिलेगा उसको हम यहाँ पर बोलेंगे, और जो हमें कम अमाउंट में मिलेगा उसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको हम बोलते नहीं हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल आता है। अब इसकी मैंने कंडीशन लिख रखी है कि ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है कब शो होगा। तो फर्स्ट कंडीशन है व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकल डेंस मीडियम टू ऑप्टिकल रेयर मीडियम। सेकेंड कंडीशन है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। थर्ड, अब हम ये तो इसकी हो गई कंडीशन, अब हमें क्या देखनी है, इसकी एग्जांपल्स देखनी है। ऑप्टिकल फाइबर्स में इसका यूज़ होता है, किसका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं, सिंपली ये सिग्नल ट्रांसमिशन के काम आती है फाइबर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस तरह की 2 लेयर होती है। तो ये वाला जो पार्ट होता है ये रेयर मीडियम की तरह बिहेव करता है, और ये अंदर वाला जो पार्ट होता है ये डेंस मीडियम की तरह बिहेव करता है। तो इस डेंस मीडियम में लाइट इस तरह से फॉल कराई जाती है कि ये किसको फॉलो करे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को फॉलो करे। यानी कि उसका जो इंसिडेंस एंगल होता है वो ग्रेटर होता है किसके, क्रिटिकल एंगल से। इस तरह उस पर लाइट फॉल कराई जाती है। अब देखो यहाँ से लाइट फॉल कराई, जानी तो ये रेयर मीडियम में चाहिए थी, रेयर मीडियम में जानी चाहिए थी, फिर बाहर निकलनी चाहिए थी, इस तरह से होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, क्रिटिकल, इनका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या है, ज़्यादा है क्रिटिकल एंगल के। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा देन वो किसको फॉलो करेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। अब ये रेयर मीडियम नहीं गया, वापस डेंस मीडियम में आ गया, यानी कि इसने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को फॉलो किया है, क्योंकि उन्होंने लाइट ही इस एंगल से फॉल कराई है। और जब लाइट इस एंगल से फॉल कराएंगे कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर होगा, देन जो लाइट है वो वापस डेंस मीडियम में ही आएगी, और इस तरह से ये इस पाथ को फॉलो करती जाएगी। यहाँ आई, फिर से ये इस तरह से गई, इस तरह से पूरा फॉलो करती जाएगी। और ये किस में होता है, ऑप्टिकल फाइबर्स में, सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए काम आते हैं। तो ये इसका यूज़ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, किस में होता है, ऑप्टिकल फाइबर में। सेकेंड जो यूज़ है वो है मिराज इन डेजर्ट एंड कोल टार रोड्स। अब इसका मतलब क्या है, जैसे देखो बहुत गर्मी होती है, देन आप बाइक पे चल रहे हो या पैदल चल रहे हो, तब आपको क्या दिखता है, आपको दिखता है कि सामने कुछ ग्लासी सा सरफेस है या वाटर है या कोई ग्लास पड़ा है, ऐसा दिखता होगा। तो ऐसा क्यों दिखता है, मतलब बिल्कुल हल्का सा आपको ना शाइनिंग सा दिखता है, वहाँ पर हल्का सा दिखता है, कई बार ज़्यादा दिखता है। तो ये शाइनिंग सा क्यों दिख रहा है आपको, आप दूर से आ रहे हो, बिल्कुल दूर से, और आपको वो रोड है वो शाइनिंग सी दिख रही है। ऐसा नहीं है पूरा पार्ट ही आपको शाइनिंग दिख रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट आपको शाइनिंग दिख रहा है। सबने ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है जब समर होती है, हॉट होती है, वहाँ पर बहुत गर्मी होती है। समर राजस्थान में तो वैसे बहुत गर्मी रहती है जब गर्मी आ जाती है, तो है ना। तो जब गर्मी होती है, समर होता है, तब क्या होता है, हमारी लैंड बहुत ज़्यादा हॉट होती है, हमारी लैंड बहुत ज़्यादा हॉट होती है। इसको इरेज कर देती हूँ मैं। तो जब समर आती है, हमारी जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा हॉट होती है। हॉट होने के कारण ये आपका क्या है, एटमॉस्फेयर है। हॉट होने के कारण इसके नीचे वाला जो एरिया है, इसके ऊपर की जो एयर है वो कैसी हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगी। और आपको पता है, किसकी बात कर रही हूँ मैं, एयर की बात कर रही हूँ। लैंड गर्म है तो इसके आसपास की जितनी भी एयर है वो भी हॉट होगी। हॉट होती है कोई चीज़ तो आपको पता है उसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। अब इसके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। पहले पास पास थे, दूर दूर हो गए। क्यों दूर हो गए, क्योंकि ये जो एयर है ये कैसी हो गई, हॉट। अब ये वाली एयर तो हॉट है बिल्कुल, लैंड के पास वाली तो एयर कैसी है, हॉट है। लेकिन लैंड के ऊपर वाली एयर, अगर हम इस पार्ट की बात करें तो यहाँ वाली जो एयर है वो एज कंपैरिजन टू दिस एयर ठंडी है। तो यानी कि इसके पार्टिकल जो होंगे वो बिल्कुल पास पास में होंगे। तो जिसके पार्टिकल पास पास में होते हैं वो किसका काम करते हैं, डेंस मीडियम का काम करते हैं। जिसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं वो किसका काम करते हैं, रेयर मीडियम का काम करते हैं। अब क्या होगा, जैसे सन से रेज आएंगी, देखो ये किसका काम कर रही है, डेंस मीडियम का, और ये किसका काम कर रही है, रेयर मीडियम का। अब आप देखो यहाँ से आ रहे हो, बिल्कुल यहाँ आपकी आइज़ है, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई क्या,
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल, क्योंकि आप बहुत दूर से आ रहे हो, किसी सर्टेन डिस्टेंस से आ रहे हो, बहुत दूर से आ रहे हो, तो यानी कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो ज़्यादा होगा क्रिटिकल एंगल के। यानी कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होता है क्रिटिकल एंगल के, देन एंगल आई किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी कि वो टकराकर वापस पहुंच जाएगी, किसको शो करेगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को शो करेगी। और जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को शो करेगी तो हमें वो जगह कैसी दिखेगी, थोड़ी सी शाइनी सी दिखेगी। ठीक है, सो ये है एग्जाम्पल, ये आपकी बुक में दे रखा है, ये आपकी बुक में नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है, बेसिकली प्रिज्म में ये शो होगा। डिस्पर्जन यानी कि जो वाइट लाइट है वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। यानी कि ये बताने वाले कौन थे कि जो एक वाइट लाइट है वो 7 कलर को कंसिस्ट करती है, सबसे पहले न्यूटन ने बताया था। वाइट लाइट यानी कि सन से जो रेज आ रही है वो भी कैसी है, वाइट लाइट है। ठीक है, तो जो वाइट लाइट होती है वो 7 कलर्स को कंटेन करती है, और वो 7 कलर्स कौन से है, विबग्योर। इसको याद रखने का तरीका है ये विबग्योर यानी कि वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये। ठीक है, तो ये जो वाइट लाइट है ये इन 7 कलर्स में स्प्लिट होती है, इसी को हम डिस्पर्जन बोलते हैं। अब इसको शो करने के लिए हमने एक प्रिज्म की हेल्प ली। किसकी हेल्प ली, प्रिज्म की हेल्प ली। और ये डिस्पर्जन कब शो होता है, जब कोई लाइट किसी वन मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, देन डिस्पर्जन शो होता है। और डिस्पर्जन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रेनबो। रेनबो भी डिस्पर्जन के कारण बनता है। कैसे बनता है पहले हम इसको समझेंगे, फिर रेनबो पाएंगे। ठीक है, तो देखो ये जो वॉयलेट कलर है, ये इसकी जो वेलोसिटी है मिनिमम होती है। हर कलर की अलग अलग वेलोसिटी होगी, और जब वेलोसिटी अलग अलग होगी तब बेंडिंग भी अलग होगी। हमें पता है जिसकी वेलोसिटी जिस मीडियम में ज़्यादा होती है उसको हम रेयर मीडियम बोलते हैं, और वो नॉर्मल से क्या होती है, मिनिमम बेंडिंग को शो करती है। अगर जिसकी वेलोसिटी कम होती है तो वो नॉर्मल से ज़्यादा दूर हटती है। ये बात सबको पता है। हमने क्या बोला, अगर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है देन वो कौन सा मीडियम होता है, रेयर मीडियम होता है। अगर वेलोसिटी मिनिमम होती है देन वो कौन सा मीडियम होता है, डेंस मीडियम होता है। ठीक है, अगर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और वो रेयर मीडियम होगा, देन जो बेंडिंग है वो कैसी होगी, मिनिमम होगी। रेयर मीडियम से जा रही है वो, रेयर मीडियम से कहाँ जाएगी, डेंस मीडियम में, तो जो बेंडिंग है वो तो मिनिमम ही होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी वो। ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, लेकिन नॉर्मल से अवे करती है तो हम कहते हैं बेंडिंग ज़्यादा है। और वेलोसिटी अगर मिनिमम होगी तो बेंडिंग ज़्यादा होगी, बेंडिंग मैक्सिमम होगी। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखो वॉयलेट जो है इसकी वेलोसिटी सबसे कम होती है, और जो रेड होती है उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी। अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है, इसलिए हमने बोला कि जो रेड है उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वो सबसे लास्ट में है वो कलर। अब वॉयलेट है, यहाँ से यहाँ जाने पर इंक्रीज़ हो रही है, तो पीछे वालों की तो कम ही होगी, तो सबसे कम किसकी होती है, वॉयलेट कलर की होती है। ठीक है, अब इसकी सबसे कम वेलोसिटी होती है तो इसकी बेंडिंग कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। अब इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो इसकी बेंडिंग कैसी होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी अलग अलग है तो बेंडिंग भी अलग अलग होगी। सो ड्यू टू द डिफरेंट बेंडिंग वाइट लाइट स्प्लिट इनटू द 7 कलर्स। इन डिफरेंट बेंडिंग के कारण ही ये जो वाइट लाइट है ये 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। देखो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, इस कलर की बेंडिंग अलग है, इस कलर की बेंडिंग अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, 7 कलर्स की बेंडिंग अलग है। तो जब हम एक लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में करेंगे एंटर, देन जो लाइट है ये वाली जो रेड जो कलर है वो मिनिमम बेंडिंग को शो करेगा, यानी कि वो तो यहाँ दिख जाएगा हमें, और दूसरा कलर है वो यहाँ आएगा, तीसरा यहाँ आएगा, चौथा यहाँ आएगा। इस तरह से ये बैंड बन जाएगा पूरा। तो यानी कि पता चला आपको कि बेंडिंग के कारण ही क्या हो रही है, 7 कलर्स में टूट रहे हैं। यानी कि बेंडिंग नहीं होती तो हमें ये पता ही नहीं चलता कि वाइट लाइट है वो 7 कलर्स में क्या होती है, स्प्लिट होती है। अब ये स्प्लिट क्यों है, बिकॉज ऑफ द बेंडिंग। हर कलर की अपनी अपनी बेंडिंग है, और बेंडिंग डिफरेंट होने की वजह से जब वो अपने एंगल पर बेंड कर रही है तो हमें एक पैटर्न मिल गया, हमें एक बैंड मिल गया 7 कलर्स का, एक 7 कलर्स का हमें बैंड मिल गया। उस बैंड को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ड्यू द डिफरेंट बेंडिंग वाइट लाइट स्प्लिट इनटू 7 कलर इट इज नोन एज डिस्पर्जन।
ठीक है। अब ये एग्जांपल है, प्रिज्म होता है, ये प्रिज्म क्या होता है, ग्लास का बना होता है ये, ठीक है। अगर हम इसको 3D में इमेजिन करें तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, मतलब ये पीछे भी इसकी फेस होती है, यहाँ जैसे ये है, ठीक है, यहाँ भी इसकी फेस है, यहाँ भी इसकी फेस है। इसी को ट्रायंगल आप ट्रायंगल एज्यूम कर लो, तो ट्रायंगल के इधर वाली भी फेस होगी, इधर वाली भी फेस होगी, आगे वाली भी फेस होगी। ऊपर वाली तो कैसी होती है, आपको ये ऊपर दिख रही है लेकिन इस तरह से नहीं होती, वो तो इस तरह से होती है, ठीक है। उसके पीछे भी होगी, पीछे भी होगी, और बिल्कुल इधर भी होगी, इधर भी होगी। ये वाली, ये जो दिख रही है ना, ये वाली भी होगी, ये वाली भी होगी। पिरामिड एज्यूम कर लो, पिरामिड तो सबको पता है, पिरामिड जिस तरह से दिखता है ना, बिल्कुल उसी तरह से पिरामिड ये प्रिज्म दिखता है, लेकिन ये किसका होता है, ग्लास का होता है। तो ग्लास आपको पता है कौन सा किसका बिहेव करता है, डेंस मीडियम का बिहेव करता है, और एयर तो रेयर मीडियम का बिहेव करती है। जब लाइट है, वाइट लाइट, हमने इसमें वाइट लाइट फॉल कराई, जब हमने वाइट लाइट फॉल करवाई तो ये लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाएगी, रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है, जो लाइट है वो क्या होती है, बेंट हो जाती है, किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ बेंट होती है। फिर उसके बाद ये वापस रेयर मीडियम में जाएगी, जब ये रेयर मीडियम में जाएगी तो ये डिफरेंट बेंडिंग्स को शो करेगी। डिफरेंट बेंडिंग को क्यों शो किया, क्योंकि हर किसी की वेलोसिटी अलग थी, जब वेलोसिटी अलग होगी तो बेंडिंग भी अलग होगी, तब इन्होंने अलग अलग बेंडिंग को शो किया, तो हमें एक बैंड मिल गया जिसको हमने क्या बोल दिया, स्पेक्ट्रम बोल दिया। इसका मतलब हमें पता चल गया कि वाइट लाइट है वो 7 कलर्स में स्प्लिट होती है। अब ये मैंने वॉयलेट और रेड कलर ही लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन इसके बीच में बहुत सारे कलर हैं, इसके बीच में 5 कलर हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी कि विब ग्योर। ये बात समझ में आ गई। तो ये होता है आपका डिस्पर्सन। अब ये किस में शो होता है, रेनबो में भी शो होता है। जो रेन की ड्रॉप्स होती है वो किसका काम करती है, डेंस मीडियम का काम करती है। एयर होती है वो किसका काम करेगी, रेयर मीडियम का काम करेगी। सन की लाइट आई, अब आपको पता है रेनबो कब बनता है, बारिश हो रही है और सन भी निकला हुआ है, देन आपको रेनबो दिखता है। अगर सन नहीं निकला हुआ, सिर्फ बारिश हो रही है, देन आपको रेनबो नहीं दिखता, ठीक है। बारिश और सन की रेज आ रही है और बारिश भी हो रही है, दोनों साथ साथ हो रहे हैं, देन आपको रेनबो दिखता है। सो अब ये एयर नहीं, वाटर की ड्रॉपलेट्स है। ये क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स। या मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ऊपर बनाती हूँ। क्या बोला मैंने, ये क्या है, वाटर ड्रॉपलेट, जो कि किसका काम कर रही है, डेंस मीडियम का काम कर रही है। ये क्या है, एयर है, और ये किसका काम कर रही है, रेयर मीडियम का काम कर रही है। ये क्या है, सनलाइट है। अब सनलाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में एंटर करेगी। सनलाइट तो वाटर की ड्रॉपलेट्स में भी तो पड़ेगी, तो वाटर की ड्रॉपलेट्स पे जाएगी ये, यानी कि रेयर मीडियम से किस में एंटर कर गई, डेंस मीडियम में एंटर कर गई। ये क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल से जब रेयर से डेंस मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंट होती है, तो ये इस तरह से बेंट हो जाएगी। यहाँ अब वापस वो रेयर मीडियम में जाएगी, रेयर मीडियम में जाएगी तो ये हमें पता है सन की रेस कैसी होती है, वाइट लाइट होती है। तो जब ये वापस रेयर मीडियम में जाएगी तो ये कितने कलर्स में ब्रेक होगी, 7 कलर्स में ब्रेक होगी। यही वाला केस बन गया। डेंस टू रेयर मीडियम तो चली गई और नॉर्मल की तरफ क्या हो गई, बेंट हो गई। लेकिन हमें पता है वाइट लाइट होती है वो 7 कलर्स की बनी होती है और 7 कलर्स की डिफरेंट बेंडिंग्स होती है। तो जब ये डेंस टू रेयर मीडियम में वापस जाएगी तो ये 7 कलर्स में ब्रेक हो जाएगी और 7 कलर्स में ब्रेक होने की वजह से हमें रेनबो दिखेगा। ठीक है, ऐसी बहुत सारी ड्रॉपलेट्स है, उन सभी ड्रॉपलेट से क्या निकलेगी, रेनबो निकलेगी और हमें बिल्कुल एक अच्छा सा रेनबो दिखेगा। रेनबो में भी कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। वो 7 कलर कहाँ से आए, सन की लाइट से आए। सन की लाइट से क्यों आए, रिफ्लेक्शन की वजह से आए। किससे रिफ्लेक्शन हुआ, वाटर की ड्रॉपलेट से रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, सो ये आपका एग्जाम्पल था डिस्पर्सन का। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लेक्चर। इन दिस लेक्चर वी हैड स्टडीड अबाउट द रिफ्लेक्शन। प्रिज्म में रिफ्लेक्शन देखा था। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन इट इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि कुछ लाइट का पार्ट रिफ्लेक्शन भी करता है और रिफ्लेक्शन को भी शो करता है, लेकिन लास्ट में वो रिफ्लेक्शन को शो कर रहा था, इसलिए हमने क्या नाम दे दिया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नाम दे दिया। इसका एग्जाम्पल क्या था, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल था। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, नेक्स्ट हमने देखा था डिस्पर्जन।
डिस्पर्जन हमने देखा कि डिस्पर्जन क्या होता है, 7 कलर्स में ब्रेक होना इज नोन एज डिस्पर्जन. Okay, so this is all about your lecture. Thank you so much for watching. Have a nice day.